बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सवाबी में एक जलसा कर रही है और तमाम पार्टी की सीनियर क़यादत स्टेज पर मौजूद है। PTI सवाबी में जलसा करके क्या कोई मोमेंटम डेवलप कर पाएगी, ये अहम सवाल है। उस सूबे में जिनकी उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पर पावर शो तो वो ज़रूर लगा लेंगे, लेकिन वहाँ पर जो बयानात वो दे रहे हैं, क्या वो हुकूमत के लिए कोई ऐसा चैलेंज ला सकते हैं जिस पर हुकूमत को सोचना होगा? ये एक आम सवाल है जो आज हम डिस्कस करेंगे। फिर PTI ने एक मोमेंटम बिल्ड किया। इससे कबल हमने देखा इस्लामाबाद में, लाहौर में और दीगर शहरों में जलसे, और फिर उसके बाद उन्होंने एहतजाज और फिर KPK से इस्लामाबाद की तरफ मार्च। लेकिन 2 दफ़ा अली अमीन गंडापुर की जो चाय की तड़प थी, उसकी वजह से वो मोमेंटम टूट गया। आज भी अली अमीन गंडापुर ने सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि इमरान खान इसी माह एहतजाज की फाइनल कॉल देंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना था अब इमरान खान की रिहाई बहुत करीब है। जिन ग्लासेस से, जिन एनकों से वो देख रहे हैं, वो बाकी अपने वोटर्स को भी दिखाएं कि किस तरह ये मुमकिन हो पाएगा। और क्योंकि एक बार फिर से मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इसका नतीजा मुख्तलिफ होगा? क्या एक बार फिर से अली अमीन गंडापुर उन तमाम लोगों के साथ अगर एहतजाज करने के लिए आते हैं वफाक की जानिब, तो क्या वहाँ पर इस बार वो यकीनी बनाएंगे? क्योंकि इस बार तो उनका वोटर ज़रूर उनसे जानना चाहेगा कि अगर आप वहाँ से गायब हो जाते हैं तो फिर ज़िम्मेदार कौन होगा। फिर एक सूबे में हुकूमत है, नेशनल असम्बली में अपोजिशन है, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मौलाना फजल रहमान से बार बार मुलाकातें कर रही है और मौलाना फजल रहमान के अहकामात के मुताबिक तकरीबन चीज़ें चल रही हैं। और इतनी मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान से नहीं करते जेल में, जितनी वो मौलाना फजल रहमान से कर रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी से कामरान मुर्तज़ा साहब शायद इरादा रखते हैं इमरान खान से मुलाकात करने का जेल के हवाले से, तो उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी JUIFA ने कि हम कोई मुलाकात रखने का इरादा नहीं करते। फिर सरदार अयाज सादिक साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि हुकूमत काम करना चाहती है, ऑपोजिशन करने नहीं दे रही। तो जो काम आप करना चाह रहे हैं वो तो आप कर पा रहे हैं, 2/3 मेजॉरिटी भी आपके पास है, हर किस्म की कानून साजी भी आप ला रहे हैं। उसके अलावा कौन सा ऐसा काम है जो अपोजिशन आपको नहीं करने दे रही? ये बात करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब साहब, तीनों सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे कबल ये जिक्र बार बार आप भी कर चुके हैं कि मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद फिर हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। उस मोमेंटम का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उठा सकी थी, और इस बार जो मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश कर रही है उसका क्या वो फ़ायदा उठा सकेगी? देखिए, मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नज़र जब भी आया, 2-3 दफ़ा तो ऐसा हुआ, लेकिन वो हुआ नहीं, बल्कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ कि वर्कर्स और सपोर्टर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो गए। अब जब ये 26वीं तरमीम आती है तो कुछ चीज़ों के, कुछ लोगों के, बहुत सौ के पोल खुलते हैं। उसमें से एक पोल ये भी खुला कि या तो इस वक्त पार्लियामेंट में या सियासत में कोई वो है नहीं, अपोजिशन नहीं है, कोई भी अपोजिशन नहीं है, क्योंकि 2/3 हासिल करना बड़े मार्के की बात है। या तो अपोजिशन नहीं है, या फिर जो अपोजिशन है सो कॉल्ड वो बहुत ही कमज़ोर है। यानी इतनी कमज़ोर है कि वो इस्तीफे भी नहीं दे सकी, वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दे सकी, और फिर आप पार्ट बन जाते हैं। तो इस 26वीं तरमीम ने ये बता दिया। फिर एक और चीज़ बताई कि ये हुकूमत जैसी भी है ये चल रही है, और शवाहिद और कराइन ये कहते हैं कि ये ऐसे चलेगी। तो फिर PTI की रेलेवेंस कहाँ पे है, PTI का मकाम कहाँ पे है इस वक्त? वो क्या, अब जहाँ तक जलसे और एहतजाज की जो आपने बात की है, याद रखिएगा कि पाकिस्तान में जलसे और एहतजाजों से पार्लियामेंट में या हुकूमत में चेंज जो आते रहे एक आध दफ़ा, वो वाला माहौल इस वक्त नहीं है। वो वाली विगर नहीं है, वो वाला एंथुजियाज्म नहीं है, वो वाले हकाइक नहीं है, वो वाले फैक्टर्स नहीं हैं जिनकी बेसिस पे के मोमेंटम बनता है, एहतजाज होता है, जल्द से जुलूस होते हैं और कुछ जो है वो हो जाता है। वो नॉर्मली आपका इलेक्शन से पहले होता है, इलेक्शन तो हो गए। तो अगर कुछ होगा PTI के लिए, अगर आप हिकमत अमली की उनकी बात करते हैं, अगर कुछ होगा तो वो जलसे, जुलूसों और एहतजाज से नहीं होगा, और ये PTI को भी पता है। बाकी रहा प्रेशर बिल्ड करना, मुझे ये बताइए
कि अगर आप प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं तो होगा क्या। अब जी ट्रंप साहब से लगा, ट्रंप साहब क्या कर लेंगे आपके ख्याल में? वो यानी फोन करेंगे और यहां से जो हुकूमत है वो कहेगी जी बिस्मिल्लाह। ये वाली सारी चीजें जज्बाती हैं, इनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। अब बात करते हैं इस चीज की कि इस वक्त पीटीआई की समस्याएं क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं और उसके लिए हिकमत अमली क्या हो सकती है। सबसे पहले यह खान को रिहा कराना है। नंबर 2 पे है कि केसों से निजात चाहिए, जो कि उन पे हैं। बुशरा बीबी तो रिहा हो गई, लेकिन उन पे भी यानी केसेस वगैरह तो है ना, केसों से निजात। नंबर 3 है कि पार्टी की तंजीमें नौ करनी है और ये जो फसली बटेरे आ जाते हैं और चले जाते हैं, इनका कुछ इलाज करना है। और आखिर में ये है कि नए इलेक्शन कराने हैं, क्योंकि बगैर इलेक्शन कराए हुए तो हुकूमत नहीं बदलती। हुकूमत अगर खुदा ना खास्ता टॉपल भी होती है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा तरीका होगा। ये तो नहीं कि उसको हुकूमत टॉपल होगी और खान साहब को बुला कहेंगे जी बिराजमान हो जाइए। तो ये जो 4-5 मसाइल मैंने बताए हैं, इसमें से 2 चीज़ें जो हैं वो खान के हाथ में हैं, पीटीआई के हाथ में हैं। वो ये खुद कर सकते हैं। मसलन वो अपनी तंजीमें नाव खुद कर सकते हैं। राइट। कम से कम क्लैरिटी तो ले आइए, कम से कम क्लैरिटी ले आइए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपका लाहे अमल क्या है। क्योंकि सर पे कफन बांध के लोग आते हैं और सर पे जो है वो यानी वही कफन जो है वो पहन के तो आप यानी एक जगह से होते हुए यानी अपनी प्रोविंशियल असेंबली से निकल आते हैं, वो समझ भी नहीं आती। तो क्लैरिटी चाहिए। आपके वर्कर्स और आपके सपोर्टर्स कंफ्यूज्ड हैं। अच्छा, अब ये है कि ये चीजें उनके हाथ में है, फसली बटेरों से जान छुड़ाना उनके हाथ में है, ये तो कम से कम करे ना। जो चीजें उनके हाथ में नहीं है, मिसाल के तौर पे खान की रिहाई पीटीआई के हाथ में नहीं है, केसों से निजात उनके हाथ में नहीं है, नए इलेक्शन की डेट आना उनके हाथ में नहीं है। इन 3 चीजों के लिए हिकमत अमली चाहिए। और जो पाकिस्तान की रवायत रही है कि आप किसी किस्म की किसी डील टाइप चीज में के उसमें आते हैं और वो आपको ऊपर से जो है आसमान से या बादलों से कोई बारिश बरसती है और आप पे वो रहमत की जो है बारान जब होती है तो आपके मसलन लंदन से आते ही सारे मसाइल हल हो जाते हैं, सारे केस भी इधर हो जाते हैं। इलेक्शन बहरहाल कराना पड़ेगा। अब ये है इस वक्त की आखिरी बात। नहीं, कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराना पड़ेगा या वक्त पर इलेक्शन कराना पड़ेगा? नहीं, इलेक्शन के बगैर तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। किसी भी सूरत में अगर सारे केसेस खत्म हो जाते हैं, खान बाहर आ जाता है और किसी वजह से रिहाई हो जाती है उसकी और उसकी तंजीमें नौ भी हो जाती है, तो ये तो नहीं होगा ना कि यानी अडयाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक उनको एक कारवान लेके आएगा। किसी तरीके से आएंगे ना। पहले तो हुकूमत जाएगी और वो हुकूमत कैसे जाएगी, क्या उसके लिए कोई वोटर यानी नो कॉन्फिडेंस होगा वगैरह वगैरह। जब ऊपर से बादल इशारा कर देते हैं कि बारिश होने लगी है, तो ये सारी की सारी चीजें कैसी तरतीब दे गया कोई, कितने खामोश हो गए हम लोग। उसके बाद सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे तमाम चिप्स जो है ना वो बैठने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त अगर आपने एहतजाज, अब ये आखिरी बातें मैं कर रहा हूं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई वाले मुझे सुनेंगे या उनको इसकी खबर होगी, लेकिन अपने यानी हवाले से बताना चाहूंगा कि एहतजाज और जलसे जुलूसों से कुछ नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने ज़मीनी हकायक देखने हैं बजाय इसके कि वही फॉर्म 45 फॉर्म 47 की रट लगी हुई हो और ये जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है। विक्टिम कार्ड जो है वो आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन उससे केसेस नहीं खत्म होंगे, उससे खान नहीं रहा होगा, उससे नया इलेक्शन नहीं आएगा। लिहाजा बॉटम लाइन ये निकली, सीरियसली सोचना पड़ेगा कि इन हालात में, इन मारूजी हालात में किस तरीके से इन बादलों को पकड़ा जाए और इनसे कहा जाए कि जी इस दफा अगर आप बारिश की ना आपने तो हम छतरी के बगैर रहेंगे, हम जो आप कहेंगे हम मानेंगे। इसके बाद बात खत्म होती है। खालिद साहब, एक तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जो नजमुल साकिब साहब ने बात की कि अगर किसी किस्म के भी कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो उसमें जो वाहिद किरदार है वो ऐसा लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है अगर उनके ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ठीक होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर सबसे अच्छा ब्रेक थ्रू क्या अपने लिए अचीव कर सकती है? देखिए, जो हमारा ओवरऑल सियासी निज़ाम है ना, उसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है।
ठीक है, इम्पॉसिबल तो यहाँ कुछ भी नहीं है। रातों रात यहाँ निज़ाम चेंज हो जाते हैं और रातों रात एक बंदे का शनाख्ती कार्ड भी नहीं होता, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है आके, उसको एयरपोर्ट पे शनाख्ती कार्ड दिया जाता है और उसकी शेरवानी सिलवाई जाती है ओथ उठाने के लिए। रातों रात वो काम होते हैं सारे। तो पाकिस्तान में तो मुमकिनात का मुल्क है और सियासी तौर पर तो बहुत कुछ होता रहता है। जहाँ तक मौजूदा हुकूमत की बात है, नजम साकिब साहब ने जो बात की 2/3 मेजॉरिटी की अक्सरियत की, तो पीटीआई के पास वो मुझे एक किस्सा याद आ रहा था छोटा सा, कि एक बंदे के घर में चोरी हो गई। तो वो दो बाप था बेटा था, बड़े तगड़े थे, और एक चोर था, वो चोरी करके चला गया और उनको बांध भी गया। तो वो जब महल्ले वाले पूछने आए ना, उसने कहा कि यार आपके घर में चोरी हुई, तगड़े बंदे हो, एक चोर अकेला था तो आगे। कहते नहीं, चोर कल्ला नहीं सी, चोर ते डांग दो जने ते मैं ते बाबा कल्ले। तो वो जहाँ चोर और डांग दो हो जाए और बाबा और मैं कल्ले हो जाए, तो वहाँ पे फिर 26वीं तरमीम के जितनी मर्जी तरमीम आप करा ले, जितने मर्जी कानून बनवा ले, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये चलता रहता है पाकिस्तान में। जो है चेंज होने की बात कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है इमरान खान वज़ीर आज़म बने, पीटीआई की हुकूमत बन सकती है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। रिजर्व सीट्स उनको वापस मिल जाएँ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले आ जाएँ, तो उनकी एक ऐसी अक्सरियत बन जाएगी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलके या किसी और के साथ मिलके उससे बना ले। सलमान अकरम राजा बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, क्या मसला है? या कोई और बन जाएगा, गौहर साहब बन जाएंगे, या शायद ये बिलावल साहब को सपोर्ट करते वो बन जाएगा। तो वो विद इन तो हो सकता है, लेकिन ये हल नहीं है, हमारे सियासी मसाइल का हल नहीं है, हमारे प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। हम बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि आपने अगर नए इंतखाबात कराएंगे और फेयर एंड फ्री कराएंगे, जो जिसको भी मैंडेट मिलता है उसको अगर हुकूमत मिलेगी, एक अवाम की सपोर्ट होती है, उसका बड़ा फ़र्क होता है। अभी आप अमेरिका में देखेंगे चेंजेस जो वो करना चाह रहे हैं, बड़ी इनकलाबी किस्म की, और अपने डीप स्टेट और सबको चैलेंज कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि अवामी सपोर्ट मौजूद है, इसलिए वो पूरा नहीं तो अपना आधा एजेंडा ट्रंप साहब किसी न किसी तरीके इम्प्लीमेंट कर देंगे तमाम तर ताकतवर लोगों के खिलाफ। तो ये असल में चीज़ है। जहाँ तक पीटीआई का अपना हिकमत अमली की बात हम करते हैं, अदालती हिकमत अमली में तो वही होगा जो नजम साकिब साहब ने कहा, जब बादल होंगे तो वो सब कुछ फिर खैर ही खैर हो जाएगी, ठंडी बारिशें और सारा कुछ, ठंडी हवाएं चलेंगी, स्मोक भी छट जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ सारा। उसमें कोई कानूनी और आइनी पहलू तो होते नहीं है, ना कुछ चीज़ें होती हैं उसमें, तो होता है कि ठीक है आज ये जो वो क्या दुल्हन वही जो पिया मन भाई, तो वो सूरत हाल होती है। पीटीआई जो खुद करना चाह रही है, अभी उन्होंने जलसा किया है, वो बढ़के छड़के और बयान बड़े ज़ोरदार किस्म के आ रहे हैं जा रहे हैं, आज भी बहुत सा कुछ कहा गया है। अब हिकमत अमली क्या होगी? क्या वो एहतजाज करेंगे? एहतजाज की नौइयत क्या होगी? क्या वो शहरों शहरों में निकलेंगे या फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे, धरना देंगे, कोई वो जो लॉन्ग मार्च टाइप होता है, या व्हील जाम की कॉल देंगे? वो है। दूसरी जो साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मौजूद है जिसमें सारे ये लोग हैं, और 26वीं आईनी तरमीम भी आ गई, और उसको कहते भी हैं कि बड़ा आइन का सत्यानाश हो गया। हम भी कहते हैं जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो कंप्रोमाइज़ होगी, लेकिन उस प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं हो रहा, कोई हरकत ही नहीं हो रही, वहाँ से कुछ होना चाहिए था ना। 26वीं तरमीम में एक जवाज़ तो बहरहाल मौजूद है आपको एक तहरीक बनाने का, करने का, या कम अज़ कम जलसे जुलूस उसके खिलाफ को कंपेन तो करें आप। दूसरी चीज़ ये है कि JUI के साथ जो रवाबत हैं या वो चल रहे हैं मामलात, वो किस सूरत जाएंगे? मेरा ख्याल है अगर उनसे हो भी जाए सारा, अभी तहरीक का कुछ चांस मुझे लगता नहीं है, एहतजाज का भी इवन चांस नहीं लगता, क्योंकि एहतजाज का चांस तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि इस टाइम जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, स्मॉग की सूरत हाल है, और इससे 1-2 महीने तो है। लेकिन JUI एक चीज़ भी चाह रही है कि वो यकीन दहानी चाह रही है कि इमरान खान अगर कोई बात करते हैं तो वो यूटर्न ना लें। नहीं, यूटर्न का अभी तो उनके पास कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि वो पोजीशन में, उनको तो कोई सहारा चाहिए जिधर से भी मिल जाए, तो वो अभी तो नहीं लेंगे, वो तो फिर किसी टाइम पे जाके लेंगे। जैसे इस हुकूमत ने फजल रहमान साहब के खिलाफ यूटर्न ले लिया, शायद वो भी हुकूमत में आके ले ले, तो वो तो होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, एक तो स्मोक तो एक वक्ती है, महीने 2 महीने बाद चढ़ जाएगी, लेकिन ये है कि एक तो हुकूमती कारकर्दगी मेरा ख्याल है सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन वाली समझती हैं ऐसी है कि ये बहुत दिन निकाल नहीं सकेगी, ये अपने बोझ से गिर जाएगी। दूसरी जो है अदलिया के साथ जो उन्होंने मत्था लगाया हुआ है, तो वो भी एक सिचुएशन है, इसलिए मेरा ख्याल है अभी ये वेट करेंगे फौरी तौर पे शायद 2-4 महीने। फिर ये है कि ट्रंप की शायद डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ना हो,
लेकिन ओवरऑल जो वो पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट करते हैं अमेरिका अपनी पॉलिसी कोई दुनिया के लिए जो उनका है, ट्रम्प लेके चलता है 2, 4, 6 महीने में बहुत सी चीज़ें उसकी वाज़ेह होंगी, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हमारा ट्रेड पार्टनर भी है और हमारे उसके साथ मरासिम कैसे रहते हैं, IMF के साथ और अमेरिका के साथ कैसे रहते हैं, उस पर बड़ा डिपेंड करता है। मेरा ख्याल है अपोजिशन भी वेट करेगी और एहतजाज और उस पर अभी फौरी तौर पर कोई नहीं जाएगी। राइट। साकिब बशीर साहब, एक तो चीज़ ये है कि इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर आज बल्कि एक सर्कुलेट भी कर रही है फ़ोटो, अब मुमकिन तौर पर अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सवाबी में जलसा हो रहा है वहाँ पर अमेरिका का झंडा भी कोई वर्कर ले आया था। दूसरा ये जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, सर पर कफन बांध के निकलेंगे, फिर शेख वक्कास अकरम कह रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करेंगे, फिर सलमान अकरम राजा कह रहे हैं इमरान खान का पैगाम है कि घर से नहीं निकलोगे तो कुचल दिए जाओगे। तो ये लोग तो पहले भी निकले, ये जो लोग बयान दे रहे हैं ये तो हमें नजर नहीं आते वहां पर। बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि ये जब 26वीं आईनी तरमीम अभी नहीं हुई थी, इससे कबल भी जब 14 और 15 सितंबर को ड्राफ्ट सामने आया था, तो उसके बाद या उससे पहले भी जो इमरान खान साहब हैं वो अडियाला जेल में यही बात कर रहे थे कि ये किस किस्म की कानून साजी लाएंगे कि अदलिया को अपने कंट्रोल में ले लेंगे और उसके बाद हमें जो है वो टारगेट किया जाएगा। अब शायद PTI को भी इस हवाले से महसूस हुआ हो कि अब 26वीं आईनी तरमीम भी हो चुकी है, उसके बाद भी लेजिस्लेशन हो रही है और पे दर पे हुकूमत जो चाहती है वो करती जा रही है और अदलिया को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है और कल जो है वो हमारे खिलाफ ये इस्तेमाल करेगी, तो हम किसी स्टेप पे भी उनको बहुत बड़ा एक प्रेशर जो है वो नहीं दे रहे गवर्नमेंट को। तो अब ऐसे लगता है कि PTI जो है वो उस प्रेशर जो है वो हुकूमत पर बढ़ाना चाहती है ताकि वो इस नौबत पे आए कि वो कोई बातचीत आगे बढ़े या इमरान खान साहब की रिहाई हो। लेकिन इसमें 2-3 तनाजुर देखना जरूरी है। पहले के फैक्ट्स हैं क्या मतलब कैसे हो सकती है उनकी रिहाई। अगर केसेस का हम मवाजना करें तो वहां तो केसेस अभी भी 11 और 12 नवंबर को भी केसेस जो है वो इमरान खान साहब के लगे हुए हैं अडियाला जेल में, वो आगे बढ़ रहे हैं। उनमें किसी में 190 मिलियन पाउंड केस तो बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है, उसमें सजा भी हो सकती है और बुशरा भी गिरफ्तार हो सकती है। तो दूसरा जो केस है उसमें भी ट्रायल आगे चल रहा है, तोशाखाना 2 केस है। इसी तरह 9 मई के केसेस में एक थोड़ा सा एज इनको हुआ है कि पहली दफा लाहौर में जो 9 मई के केसेस से 4 में उनकी इमरान खान साहब की जमानत हुई है। तो ये 3 किस्म के केसेस अभी जो है वो उनके पेंडिंग जो है वो चल रहे हैं। तो इस तनाजुर में हुकूमत पर प्रेशर बढ़ना और हुकूमत अगर चाहे तो कोई भी ऐसी होगी डील ही, मतलब वो कहे कि वन साइडेड एक ट्रैफिक होगी और हुकूमत प्रेशर लेगी और उसके बाद जो है वो हुकूमत कहेगी ठीक है जी हम इनको रिहा करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो अगर अदालतों से उन्होंने बाहर आना है तो अदालतों से तो बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तार हुए थे। तब से लेकर अब तक मैं काउंट कर रहा था उनके केसेस, तो 15-20 केसेस तो ऐसे हैं जिनमें किसी में बरियत हुई, किसी में जमानत हुई। तो सिचुएशन वही है कि एक केस जो वो निकलता है तो 2-3 नए आ जाते हैं। तो ये भी एक सिनेरियो है इस सारी सिचुएशन में जो है वो उनके मद्देनजर है और वो हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं कि अल्टीमेटली जो प्रोसिक्यूशन है अदालतों में वो हुकूमत ही होती है। एक और फैक्टर जो बात की जा रही है ट्रंप या अमेरिका के हवाले से, मैं उसको एक थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल से बात करूंगा। अब 2 ही रास्ते होते हैं ना कि आप अपने मुल्क में एक स्ट्रगल करें। अब इमरान खान साहब जो है वो पिछले तकरीबन 15 माह से जेल में है और 15 माह से जेल में है और मैंने जिस तरह बताया कि 10, 12, 15 केसेस ऐसे हैं जिसमें उनकी बरियत हुई या उनकी जमानतें हो गई और मजीद जो है वो 8-10 केसेस पड़े हुए हैं और अगर उनकी रिहाई करीब हुई अदलिया के जरिए तो फिर मजीद भी इक्का दुक्का केसेस जो है वो बन सकते हैं। तो वो जो इंटरनली मतलब मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है, जो हमारा निज़ाम इंसाफ है, शायद वो ये समझ रहे हैं कि ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो वायलेट हो रहा है, इख्तियारात से तजावुज़ हो रहा है और हमें जो है वो अंदर रखने की कोशिश की जा रही है। तो अब वो फिर एक्सटर्नली कोशिश कर रहे हैं कि एक्सटर्नली कहीं ना कहीं से मुख्तलिफ जगहों से, बरतानिया से, अमरीका से या मुख्तलिफ जगहों से जो आवाज़ें आती हैं। एक और बात जो इस दफ़ा इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर अंदाज में अपने पार्लियामेंटेरियन को कहा है, उन्होंने कहा है कि टॉप की लीडरशिप समेत MPA MNAs तमाम और जो टिकट होल्डर्स हैं वो तमाम वो सारे फ्रंट लाइन पे होंगे, वर्कर्स उनके पीछे होंगे। क्योंकि इससे कबल जितने भी हमने ये देखे हैं एहतिजाज उनके होते रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि लीडरशिप कहाँ पे है। और अब की बार उन्होंने कहा है कि जो मर्जी हो जाए आप जो है वो लीड करेंगे, बाकी सारे जो है वर्कर्स
आपके पीछे होंगे। आखिरी इसमें मैं ये कमेंट करूंगा कि पीटीआई जब भी कोई करती है, अपना जलसा करती है, इन्होंने पहले जब 8 सितंबर को जलसा किया, फिर 22 को किया, फिर 4 अक्टूबर को किया, तो उन पर दर्जनों के हिसाब से मुकदमा दर्ज होते हैं, तो 700-800 उनके वर्कर जो पकड़े जाते हैं। तो ये भी उनके जहन में होना चाहिए। तो अब की बार फिर भी ये मामला हो सकता है कि क्योंकि जो सिस्टम है, जो रियासत है, वो बड़ी सख्त पेश आ रही है इस वक्त तक। अगर बात की जाए, मतलब वो ये कॉल दें कि हम डी चौक में आएंगे और वहां पे धरना पे बैठ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन जो है वो ये एक बहुत ही मतलब टेंस सिचुएशन बन सकती है। जिस तरह हमने देखा था कि अली अमीन गंडापुर जो है वो आ रहे थे और वो मोटरवे जो इंटरचेंज है इस्लामाबाद में एंट्री उन्होंने लेनी, यानी इस वक्त मौका महल नहीं है इस किस्म का एहतजाज करे, ना हुकूमत को होगा ना अपोजिशन को सूट करेगा, और फिर हुकूमत के लिए भी बेहतर है और पीटीआई को भी लग रहा है कि जितना वक्त बाय किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, बढ़ा लेते हैं जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं हो पाती। लेकिन वो हिकमत अमली अब तक बज़ाहिर वाज़ेह तौर पर समझ नहीं आ रही। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक और अहम मौजू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अब बात करेंगे जजेस की मरात में इजाफा किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक इजलास हुआ है और 6 जजेस के ख़त के हवाले से भी एक पेशरफ सामने आई है। सबसे पहले ये कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाहों और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये, जबकि जुडिशल अलाउंस 3,28,000 से बढ़ाकर 11,68,000 कर दिया गया है। और इसी तरह मजीद इजाफे भी सामने आए हैं। इसके साथ साथ एक और अहम खबर यह थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है, उसमें एक तो ये बात तय की गई है कि अगर झूठी दरखास्त कोई किसी जज के खिलाफ लाता है, यानी अगर कोई दरखास्त आती है और वो साबित होती है कि झूठी है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिर हाई कोर्ट के 6 जजों ने जो ख़त लिखा था, ओपन कोर्ट तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरखास्त दायर कर दी गई है और मियां दाऊद एडवोकेट ने ये दरखास्त दायर की है। और इसमें जो मौक़िफ़ अपनाया गया है वो ये अपनाया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ख़त एक तयशुदा मनसूबा लगता है। ऐसा लगता है कि तरीक़े इंसाफ के इशारे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा है। राव खालिद साहब, ये पहले तो मराद बढ़ाई गई हैं, काम का बर्डन ज़्यादा है, तो उस हवाले से तनख्वाह भी ज़्यादा होगी। मुझे तो वो अगर प्रोपोर्शनल टू परफॉर्मेंस हो तो मुझे कोई हर्ज नहीं है कहने में, ज़ाती तौर पे कोई एतराज़ नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी तनख्वाहें दे दें, जितना मर्ज़ी पैसे दे दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जब देख रहा था इसका सारा, तो मेरा भी अंडरस्टैंडिंग यही थी जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट का कहा, लेकिन मैंने जो खबर पढ़ी है उसमें सिर्फ हाई कोर्ट्स का कहा गया कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट की थी हाउस रेंट बढ़ाने की कि 65,000 है तो उसको बढ़ाया जाए। तो उन्होंने ओवरऑल जो बढ़ाए अलाउंस और वो चीज़ें, वो हाई कोर्ट्स का जिक्र आ रहा है। आई एम नॉट श्योर कि सुप्रीम कोर्ट के भी बरात में उसी तरह से उसी तनासब से इजाफा किया गया। लेकिन एक चीज़ है, टाइमिंग जो होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मामले के लिए। जिस सूरत हाल में इस वक्त अदलिया और हुकूमत की ठनी हुई है और जो मामला चल रहे हैं 26वीं तरमीम और सारे एक यानी वकला के अंदर भी तशवीश पाई जाती है उस हवाले से, उस वक्त ये करना जो है ना, वो अदलिया के बारे में एक कह ले कि एलिमेंट ऑफ जो है ना नापसंदीदगी वो आएगा ज़रूर अवाम में। भले आप उस पर बात करें ना करें, लेकिन यह कि वो लोग सम टाइम लिंक करते हैं इन चीज़ों को कि ये शायद इसीलिए सारा बखेड़ा था, इसीलिए सारी गड़बड़ हो रही थी, ये खप डाली जा रही थी, शायद पैसे बढ़वाने थे, तो वो सारी चीज़ें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से क्योंकि रिक्वेस्ट की थी और 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थे जिन्होंने लिखा, अब तहरीक इंसाफ के कहने पे उन्होंने लिखा, तो वो तो बहुत पहले जब हुआ था ये इंसिडेंट, जिस वक्त ये शुरू हुआ था, उस वक्त चीफ जस्टिस बंदयाल थे, उनसे जाके वो मिले थे। तो चीफ जस्टिस बंदयाल को बड़ा सिंपैथेटिक समझा जाता था पीटीआई के हवाले से, तो वो तो बड़ा अच्छा मौका था कि वो इसको टेकअप करते और सारे मामले को वो फिर पॉलिटिकली प्ले अप करते जिस तरह से होना चाहिए। उन्होंने उसको तकरीबन हाशा भी कर दिया। वो फिर काजी फायद ईसा सीनियर पुणे जज थे, उनसे भी मिले जाके, उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं किया। तो फाइनली उन्होंने जब सिचुएशन उन्होंने देखी अपने हिसाब से कि ये ऐसी है, तो उन्होंने फिर ख़त लिखा और उसमें भी उन्होंने कोई एहतजाज या उस तरह से नहीं था।
उन्होंने डायरेक्शन मांगी थी सीनियर जुडिशरी से, ज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो सरबराह हैं जुडिशरी के, उनसे मांगी थी कि हमें बताएं इस सूरत हाल में हम क्या करें। और इसके लिए अगर आप बुला लें एक इजलास तमाम जजेस का, अगर सिर्फ हमारा है तो फिर भी ठीक है, अगर बाकी लोगों का भी है तो इसको ओवरऑल देखा जाए और इसको एड्रेस कर दिया जाए और हमें तरीकाकार बता दिया किस तरह किया जाए। लेकिन जो मौजूदा मौजूदा चीफ जस्टिस है उनसे जो उनकी बात हुई है, फिर जुडिशल काउंसिल के इजलास में जो रेफरेंसेस वगैरह उनके खिलाफ जो दायर किए गए थे, तारिक जहांगीरी साहब के खिलाफ उनकी डिग्री का वो भी ख़त्म कर दिया गया, तो वो उस पर किया। फिर जो दूसरी बात सुनने में आ रही है वो ये है कि उन जजेस को कहा गया कि आपकी एक अथॉरिटी है एज जज तौहीन अदालत की, या आप तलब कर सकते हैं कोई बंदा ऐसी कोई करता है, इंटरफेरेंस करता है, कोई आपको फोर्स करता है, तो आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें और आपको प्रोटेक्शन मिलेगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसकी पूरी। अगर मामला तय नहीं पाते आप मुझसे रब्ता कर लें, मुझे बताएं। ये इस किस्म की बातें सुनने में आ रही है कि चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा है। अब जहाँ तक 26वीं तरमीम के चैलेंज करने की बात है, वो तो है जुडिशल जो ओवरऑल कंट्रोल है उसका, अगर गवर्नमेंट के हाथ में अगर जाता है तो ऑब्वियसली अदलिया की आज़ादी सल्ब हो रही है, उसमें वकला भी मुतासर होते हैं, आम शहरी भी मुतासर होते हैं, फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज़ हैं उसमें, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक पटिशन दायर की है, मेरा ख्याल है बड़े सोच समझ के की है, चारों सूबों का एक नुमाइंदा उसमें मौजूद है। KP से मोहसिन दावड़ साहब हैं, पंजाब से मुस्तार नवाज खोखर हैं, सिंध से फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा हैं और बलूचिस्तान से अख्तर बेंगल साहब हैं। और सलाहुद्दीन साहब जो हैं सुना बहुत अच्छे वकील हैं, उनकी गुफ्तगू तो मैंने सुनी है प्रोग्राम्स में, उनके आर्गूमेंट्स बहुत ज़्यादा मुझे सुनने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन वो काफ़ी लॉजिकल हैं और इन चीज़ों को समझते भी हैं और अच्छे पुरजोश किस्म के वकील हैं और कानूनी और आइनी लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी बैकग्राउंड भी है। तो वो देखें वो ये किस करवट बैठती हैं ये चीज़ें सारी मिल मिला के। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है जुडिशरी की मराहत हो कोई मसला नहीं है, लेकिन इंसाफ के लिए भी कुछ मराहत। राव साहब ये भी तो होता है ना, जब एक खबर जेरे बहस होती है, वो बहुत बात हो रही होती है, तो उसमें अगर कोई हल्की सी भी ऐसी खबर आए तो वो लिंक कर दी जाती है, वरना ये कुछ चीज़ें रूटीन की कार्रवाइयाँ भी तो हो सकती हैं। नजमुल साकिब साहब, क्यों रूटीन की कार्रवाइयाँ भी तो हो सकती हैं? और फिर एक ये जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, ये भी उनके ज़ेर सदारत जो है ये मुनक्किद हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, और उनके साथ साथ चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी थे। तो जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे बड़े पॉजिटिव तरीके से आपको लगता है चीफ जस्टिस जो है वो लेकर चल रहे हैं, सुन रहे हैं, एटलीस्ट सुना जा रहा है सबको? ये बात आपने किसी लिहाज से बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक की है कि कोई चीज़ हो रही हो तो उसमें कोई ज़रा सी कोई रूटीन की चीज़ है तो उसको भी उसके साथ नथी कर दिया जाता है, और मेरे ख्याल में ये है भी रूटीन की चीज़। लेकिन अगर ये रूटीन है तो थोड़ी देर के लिए ज़रा देखिए तो सही कि ये हुआ क्या। मिसाल के तौर पे दो आपने फिगर्स बताई हैं। देखिए, हाउस रेंट बढ़ता है तो आप उसमें क्या देखते हैं? उसमें ये देखते हैं जी महंगाई कितनी हो गई, मकानों के किराए कितने ज़्यादा हो गए, तो आप करते हैं चलो जी 10% कर दिया, बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, और अगर आप बहुत ज़्यादा दरिया दिल हैं, दिखाना चाहते हैं, तो 40% बढ़ा दिया, और अगर आप हातिमताई हैं तो 50% बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए 300% बढ़ता है, ये फिर रूटीन की चीज़ नहीं रहती। दूसरी तरफ देखिए जुडिशल अलाउंस है 4,28,000 से 11 लाख, यानी अगर 8 लाख भी हो जाता है तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में बहुत खुशहाली आ गई है और जो सारे इंडस्ट्रीज हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और यानी वो समझिए दूध की नहरें वगैरह जो हैं वो बह रही हैं और उसमें पानी की जगह शरबत जो है वो मिल रहा है उनको, आवाम को। तो चलें जी 400%, 300% बढ़ाते हैं। अब जब ये सूरत हाल है तो ये फिर रूटीन की नहीं लगती। मुझे क्या नज़र आ रहा है? मुझे ये नज़र आ रहा है कि जजेस हजरात को ये बताया गया है कि हुकूमत जो है वो उनके साथ बहुत अच्छी है, हुकूमत जो है वो उनके लिए बड़ा सोचती है, और देखिए ये 300%, 400% हमने बढ़ा दिया और भी बढ़ाएंगे। आप ज़रा फैसले देते हुए ये देखें कि हुकूमत कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर इसको हम देखें प्योरली यानी टेक्निकल एंगल से, तो सुप्रीम कोर्ट में ये पता लगा है कि सिर्फ ये जो मॉनेटरी केसेस है ना, 97 अरब के 3,000 केसेस पेंडिंग, ये कल कल परसों की खबर है। 97 अरब, इसका मतलब है जब ये चीज शुरू हुई होगी शायद 200 अरब हो, जो आजकल के लिहाज से अगर देखा जाए, तो उनको ये इंसेंटिव दिया गया है कि आपने ये जो है ये करें और हम आपके अलाउंसेस बढ़ाते हैं। इस वक्त की आखिरी बात,
सरकारी मुलाजमीन की भी बढ़ेगी कोई तनख्वाह कि नहीं बढ़ेगी, उनके भी कोई अलाउंसेस बढ़ेंगे कि नहीं, वो जो पेंशनर्स हैं वो जो देख रहे हैं कि 400% आपने इधर बढ़ाया है, साड़ी वारी आंदी है तो 5%, 2% आप बढ़ाते हैं, ये क्या है? तो क्या सरकारी अफसरान, आपके पेंशनर्स और सबसे बढ़ के जो आपकी आवाम है, उनको कोई लिटरली कोई सिर्फ ये कह देना जी बिजली का रिलीफ दे दिया, फलाना कर दिया, प्रॉपर रिलीफ हो कि जिसमें आदमी की पॉकेट जो है, जो उसकी जेब है, वो 22 तारीख को 21 तारीख को इधर उधर से उधार ना मांगे। तो क्या जजों के बाद जो है वो इन सब की भी बारी आएगी कि नहीं आएगी? साकिब रशीद साहब, ये ज़रा बता दीजिएगा कि बारी आएगी बाकी लोगों की भी कि नहीं आएगी। दूसरा, ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो दरखास्तें दायर की गई हैं, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और राव साहब और नजम साकिब साहब भी कह चुके हैं कि कन्फ्लिक्ट आएगा जब ये दरखास्तें जाएंगी, तो जो बेनिफिशरी होंगे वो सामने बैठे होंगे उनको सुनने के लिए, तो उसमें तो कन्फ्लिक्ट आएगा। तो वहाँ पर क्या कोई मौसर इसके अंदर पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएगी ये चीज़? एक तो जो जजेस की बरात वाला जो मामला है, ये पहले चल रहा था, मतलब ये 26वीं तरमीम से पहले ही इसको चल रही थी चीजें बिहाइंड द सीन, और हुकूमत ने इस वक्त इन मरात को मंजूर करके जजेस की मरात बढ़ाकर ये तासुर देने की कोशिश की है कि जजेस को इख्तियारात नहीं मरात चाहिए। तो ये तासुर क्या उन्होंने मांगा था इस लेवल पे, ये एक अहम सवाल जो है वो इसमें होगा। और क्या ये मराद जो है वो मिलनी चाहिए? मेरा वैसे इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर वो 65,000 अगर बात करें आप हाउस रेंट की, तो इस्लामाबाद में तो एक हाई कोर्ट का जज 6 जज हैं या 8 जज हैं, तो 65,000 मेरा नहीं ख्याल कि वो मीट भी करता है जिस तरह वो जिन घरों में जजेस जो है वो रह रहे हैं या इस किस्म की सिचुएशन। तो उसको बढ़ाना या जुडिशियल अलाउंस को बढ़ाना बहुत बड़े पैमाने पर वो जो एक बिल्कुल जो है वो पता चलता है कि बाकी सरकारी मुलाजमीन तो थोड़े बढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ तो बहुत ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, ये एक इशू होता है। वगरना मेरा ख्याल ये है कि एक जजेस के हवाले से बहुत कम तादाद है उनकी, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ी ज्यादा ना बढ़ाते, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी जो बात आपने की, हुकूमत ने तो बिल्कुल तासुर देने की कोशिश की है। राव खालिद साहब, यही चीज़ अगर आपकी तरफ लेके आऊँ तो ये जिक्र तो आप पहले भी कर चुके हैं इस चीज़ का कि कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर ये 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स होती है तो उसके बेनिफिशरी जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और जस्टिस शाहिया अफरीदी भी, उनका भी ज़ाहिर है अगर वो बरकरार रहती है तो वो होंगे, तो ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट उसमें आता है। फिर आगे जस्टिस मुनीब अख्तर का हम जिक्र करें तो अगर ये रिवर्स होती है तो जस्टिस अभी जो सूरत हाल है उसमें उनके बनने के चांसेस यानी आलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह के भी और जस्टिस मुनीब अख्तर के भी 3 साल के बाद भी, तो वो फिर उनका वो रिवाइव हो जाता है उनका वो सारी चीज़ें। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हवाले से है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो बने हैं उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, उनको सरबराह बना दिया गया, अब उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। तो इस तरह से चीज़ें ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली है उसके अंदर, लेकिन एक बड़ा जो सवाल जो उसके ऊपर है वो इससे कहीं बढ़ के है और वही बुनियादी सवाल है, वो एड्रेस नहीं होगा तो उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आड़ में उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर। ये 2 बुनियादी असूल जो हैं आइन में मुतय्यन किए गए हैं और आइन ने ही दिए हैं, इसलिए इसको अगर आप आइन को एक साइड पे रख दें वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप आइन को मानते हैं, उसके मुताबिक चलना है हमने, तो फिर उसके मुताबिक ही चीज़ें होंगी। उसमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर में बिल्कुल सेपरेट है अदलिया, हर लिहाज से फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है, अपने फैसलों में इंडिपेंडेंट है। तो इसी तरह से बाकी चीज़ें हैं उनकी जो काम करने के हवाले से, इंसाफ देने के हवाले से और स्क्रूटनी करने के हवाले से जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है या जो भी गवर्नमेंट के ऐसे एक्ट्स होते हैं जिससे अवाम और जनरल ओवरऑल पाकिस्तान की जो है सूरत हाल उस पर को असरअंदाज हो रही होती है। साकिब बशीर साहब से मराद वापस ले ली गई थी, वापस आ गए हैं वो मराद के साथ। जी साकिब बशीर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, मैं वो बात कर रहा था कि अभी की जो पिटीशन आई है वो पहले वाली पिटीशन से मुख्तलिफ है। इसमें एक तो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है, इसी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तरमीम करके जिस मुनीब को हटाया गया उसको चैलेंज किया गया है। इसी में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 34 की गई है
उसको भी चैलेंज किया गया है। इसमें स्टे भी मांगा गया है कि स्टे जो है वो ग्रांट किया जाए जब तक कि, और जो 26वीं आईनी तरमीम जो 21 अक्टूबर के बाद हुई है उसके बाद के जितने भी इकदाम हैं उनको जो है वो स्ट्राइक डाउन किया जाए। और उसमें 2-3 मेजर क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जिस तरह ये तरमीम मंजूर की गई, इसमें इस पिटीशन में सबसे रेलेवेंट जो अख्तर मेंगल है वो है। अगर उनके 2 सेनेटर्स हैं, अगर फर्ज करें कि वो सेनेटर्स कोई एफिडेविट दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस फुल कोर्ट अगर बनती है उसके सामने एफिडेविट देते हैं, तो फिर सिचुएशन टोटल जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर बैठेगी जब फुल कोर्ट, उन्होंने ये भी देखना है कि किस माहौल में ये हुई है, क्या इस पे मुशावरत हुई है, सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे, और क्या इस पे जो इंटेंट थी वो क्या थी, क्या वाकई ये लेजिस्लेशन करना चाह रहे थे या इसका मकसद कुछ और हुकूमत जो है वो हासिल करना चाह रही थी। फिर खास तौर पर कि जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है आइन का कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज तो नहीं हुई, तो इसलिए इसको उन्होंने ये भी इस्तदा की है कि तहकीकात भी की जाए कि ये किस तरह जो है वो लोगों को किस तरह लाया गया वहां पे, एमएनएज को या सेनेटर्स को किस सिचुएशन में लाया गया। तो ये जो पिटीशन फाइल हुई है इसका मेरे ख्याल में असर पहले वाली पिटीशन से ज्यादा होगा, लेकिन अब पहला चैलेंज जो है वो आईनी बेंचेस के सामने यही है। पहला चैलेंज यही है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज यौम इकबाल है और यौम इकबाल और तस्वुर पाकिस्तान, इस पर ज़रा तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। एक नाम इलामा मोहम्मद इकबाल, आप इनके बारे में यकीनी तौर पर कह सकते हैं ही इज़ नॉट अ मैन, ही इज़ अ इंस्टीट्यूशन, जिनको पूरी दुनिया के अंदर पढ़ाया जाता है, उनकी अफकार पढ़ाई जाती हैं, उनका कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, उनकी दूरअंदेशी पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान का एक ख्वाब उन्होंने देखा, फिर अपनी शायरी के साथ मुस्तकबिल भी बयान किया और ये भी बताया कि मुसलमान कैसा होता है, और बहुत से एहसासात, बहुत से जज्बात अपनी शायरी के ज़रिए ऐसे बयान किए कि आज तक वो उसी तरह कायम दायम है जिस तरह उन दिनों में थी। मैं नजमुल साकिब साहब से जानना चाहूँगा कि एक कॉन्सेप्ट है फ़लसफ़ा खुदी का जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, जो अपनी शायरी में बहुत ज़्यादा उन्होंने बयान किया, जिसको 2-3 पहराए में देखा जाता है। तो ये फ़लसफ़ा खुदी क्या है नजमुल साकिब साहब? इल्मी सी गुफ्तगू हो जाएगी और मेरा ख्याल है आपके देखने वाले जो हैं उनमें से अक्सर को इसका पता भी होगा। अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से जिसकी उम्र 25-30 से ज़्यादा है उसको कहें जी कोई शेर सुनाओ इकबाल का, तो वो आपको वो शेर सुनाएगा जो कि हम सबको अज़बर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अच्छा, अब ये कि ये खुदी का जो आम तस्वुर लिया जाता है वो लिया जाता है अना के मानों में, खुददारी के मानों में, कि जी ये जो है ना ये मेरी अना का मसला है, मेरी खुददारी का मसला है, ये मेरी खुदी है। एक ख़त यानी आर्काइव्स में पड़ा है जो कि डॉक्टर सर अलामा मोहम्मद इकबाल ने खुद लिखा अपने हाथ से। उनसे सवाल पूछा गया कि ये खुदी खुदी आप करते रहते हैं, ये असल में आपका तस्वुर क्या है, असल में खुदी है क्या? तो जो सवाल आपने मुझसे पूछा है ये अलामा से पूछा गया और फिर उन्होंने जो बताया वो गुजारिशात आपके सामने रखते हैं। देखिए, अलामा ने कहा कि खुदी जो है उसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है एहसास ज़ात, आपको अपनी ज़ात का एहसास हो कि आप कौन हैं। दूसरी है तअय्युन ज़ात, कि आपको अपनी ज़ात का पता हो कहाँ तक है, आपकी पहुँच, रसाई, एक्सेस जो है वो कहाँ तक है। और तीसरी है नियाबत इलाही। ये 3 चीज़ें। नियाबत इलाही का मतलब कि जो आप नायब बनते हैं अल्लाह ताला का, जो इलाही का आप नायब बनते हैं, आपके कुछ हुकूक, कुछ आपके फ़राइज़ बनते हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ आपकी बनती हैं। एहसास ज़ात, तअय्युन ज़ात, नियाबत इलाही। तो ये मैं नहीं बता रहा, मैं उस ख़त का हवाला दे रहा हूँ जो कि अलामा ने खुद लिखा। अच्छा, अब इसमें जब आपको पता लगता है कि इसमें तो खुदी नाम की कोई चीज़ ही नहीं, ये तो बेसिकली अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। आपको पता हो आप कौन हैं, कहाँ तक हैं, और उसके बाद आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। अब एक यानी और आपका ये दिमाग में आ गया उनका एक मिसरा
जिसमें कि आपको और वजाहत से पता लगेगा कि असल में इकबाल का खुदी का तसव्वुर क्या है और वो नहीं है जो कि हम लोग आमतौर पे समझते हैं। खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर का मतलब होता है राज और निहा का मतलब छुपा हुआ, कि खुदी के अंदर छुपा हुआ जो राज है वो ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, अब ये है कि जब आप इस सिर्फ एक मिसरे को देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि जो मैं पहले बात कर रहा था, जो कि खत में बात हुई, वो खुल के सामने आती है। तो अगर आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हमारे कुछ दोस्त जिनको नहीं पता था, अब उनको पता लग गया कि खुदी ना अना है ना खुददारी है, ये स्टेजेस हैं। और इसके आखिर में जो आप में ह्यूमिलिटी आती है, जो आजजी इनकसारी अवेयरनेस के साथ आती है, उसको खुदी कहते हैं। एक पसंदीदा शेर आपकी जानिब से अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। मैंने तो अपना पसंदीदा शेर आपको सुना दिया कि खुदी को कर बुलंद इतना। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आपने जो मैंने बताया आपको, अगर आप अब उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके पस मंजर में इस शेर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा क्या पैगाम दिया है कि खुदी को कर बुलंद इतना। यानी उन 3 स्टेजेस को आप लेके इस तरह से चलें कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि अब बता तेरी मर्जी क्या है। वाह राव खालिद साहब, मैं राव साहब, ये एक शेर तो ये नजम साकिब साहब ने जिक्र किया, एक और शेर है जिसका एक मिसरा हमें हर जगह सुनने को मिलता है कि तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। शाहीन कह के मुखातिब किया उन्होंने। तो हमारे आज के, मैं माजरत के साथ कहूँगा इस लफ्ज़ को कहते हुए भी, कि डिजिटल शाहीन है। बिल्कुल। एक तो खुदी के हवाले से एक और बहुत ही, यानी ये इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो वही इंट्रोस्पेक्शन जो है सारी, तो उससे सारी चीज़ें ये आती हैं ऑब्वियसली। ये देखिए, शाहीन वो नौजवान जो है वो उनके मुखातिब थे उस वक्त भी। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे, और नौजवानों का बहुत बड़ा किरदार है उस वक्त। और अवेयरनेस, ये सोशल मीडिया, ये कुछ भी नहीं था, और उन तक उनका पैगाम शायरी और अपने खुतबात के ज़रिए जिस तरह से पहुंचा और जिस तरह से उसको रिसीव किया गया और उसका जो फिर रद्द अमल आया, उस पर आप यानी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना पावरफुल मैसेज था। और उसमें उनका ख्याल ये था, बल्कि वो बिल्कुल 100% आज भी दुरुस्त है। वो कहता है कि जो पुरानी सोच हो जाती है, लोग पुराने होते जाते हैं, सोच भी उसी तरह रहती है, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते नई चीज़ों के साथ। तो जो ज़माना क्योंकि चलना है, आगे जाना है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी है उसमें, तो इसलिए नौजवान जो है वो बेहतर अडप्टेबिलिटी रखते हैं इन चीज़ों के हवाले से। नई इजादात हो, नए ख्यालात हो, नए नज़रियात हों, जोश जज्बा, सारा एनर्जी का लेवल जो है, तो शाहीन का यही है उनका। एक तो उसकी परवाज़ की बुलंदी जो है, हाइट, स्काई इज़ द लिमिट जो हम कहते हैं ना, वो। दूसरा, उसकी दूर तक देखने की सलाहियत, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो है उसकी होती है। तीसरा, उसकी एनर्जी जो है कि वो उड़ता है और बड़ी ऊपर तक जाता है और सारा कुछ वो करता है। उसमें उन्होंने यानी ये कहा है कि शाहीन कभी परवाज़ से तक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं ख़तरा उफ्ताद। तो ये कॉन्सेप्ट नौजवानों के बारे में ये बुनियादी तौर पे उनका था। दूसरा, उनका जो मैंने कहा कि वो समझते थे कि नौजवान जो हैं वो फ्यूचर वो हैं, सारा कुछ वो हैं, उस पर उन्होंने कहा था खुदी को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये वो पैगाम है टोटल, जो आज भी उसी तरह वैलिड है, नौजवानों के लिए आज भी उसी तरह है, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी ये पैगाम है कि अगर नौजवान कोई बात कर रहे हैं, कोई सोच उनकी है, कोई अप्रोच उनकी है, उसको सुने, उस पर गौर करें और देखें कि वो क्या ठीक है, गलत है। और जो बुनियादी उन्होंने ट्रेड्स रखे थे नौजवानों के लिए, वो थे नंबर 1 महज़्ज़ब। महज़्ज़ब से मुराद है कि वो बात कहने का सलीका आना चाहिए, कन्वे करने का और सुनने का हौसला होना चाहिए उसमें। ये तहजीब के हवाले से उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने कहा बासलाहियत, कॉम्पिटेंस, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको अबूर हासिल होना चाहिए, आपको प्रॉपर तरीके से लर्निंग प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरी, तालीम याफ्ता होना, उसका जो इल्म जो है वो उसको इल्म का शौक़ होना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। और आखिरी चीज़ थी रोशन ख्याल। रोशन ख्याल से मुराद ये है कि जो भी नए तकाज़े हैं उनसे हम आहंग उसको होना चाहिए। ये 4 चीज़ें जब होंगी तो फिर तो इकबाल का शाहीन बनेगा। अगर इसमें कोई एक चीज़ आगे पीछे होगी, चाहे तालीम हो, चाहे रोशन ख्याली हो, चाहे तहजीब हो,
और चाहे आपकी सलाहियत हो, तो फिर वो शाहीन जो है ना वो कौवा ही रह जाएगा, फिर शाहीन तो नहीं बनने लगा। साकिब रशीद साहब, ये अफ़कार का बड़ा तफसीलन जिक्र किया कि जो फ़िक्र उनकी शायरी के अंदर या जो मैं पसंदीदा शेर सुन लो, मुझसे नहीं पूछा आपने, मेरा बहुत ही पसंदीदा शेर है। दिल की आज़ादी शहनशाही शिकम सामाने मौत, दिल की आज़ादी शहनशाही शिकम सामाने मौत, फैसला तेरा तेरे हाथों में है दिल या शिकम। वाह साकिब रशीद साहब, ये तफसीलन जिक्र किया गया उस कॉन्सेप्ट का, उस सोच का कि किस सोच को या किस फ्यूचर को मद्देनज़र रखकर किया गया, तो हमारा माशरा कहीं मुमासलत रखता है। आज की अगर बात की जाए तो आज से तकरीबन ये जो पाकिस्तान का एक जो ख्वाब जिसको कहा जाता है कि तसव्वुर पाकिस्तान जो दिया था 1930 में जो है वो अल्लामा इकबाल ने, तो आज उसके साथ जो है वो देखा जाए कि हम किस हद तक आज का पाकिस्तान, क्या वो जो तसव्वुर पाकिस्तान था जहाँ पे कम से कम कानून की हुक्मरानी हो, इंसाफ हो, बराबरी हो, खुशहाली हो, सारी एक अलग थलग एक रियासत जो है वो मुस्लिम एक रियासत जो है उसका क़याम, उसके पीछे एक पूरा विजन था, उसको अगर देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हम मकासद जो है वो हासिल कर पाए हैं। लेकिन एक चीज़ जो नजम साकिब साहब और राव साहब जिस तरह मतलब बड़ी तफसील के साथ बता रहे थे, क्योंकि जो इकबाल की शायरी है उसमें बहुत गहराई है, इन डेप्थ है। जब हम पढ़ रहे थे ये मैट्रिक में या 9th में, उस वक्त हमारे जो टीचर्स थे उस वक्त बड़ी एक एक शेर को बहुत टाइम लेकर वो समझाते थे कि इसका क्या मतलब है और ये क्या वो कहना क्या चाह रहे हैं, इसके पीछे विजडम क्या है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो इस वक्त जो शाहीन है, मेरा ये ख्याल है कि इस दौर में वही 2 या 3 अशार ही होते हैं, हम मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, या अब जो डिजिटल वर्ल्ड है इसमें या जो हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें भी मेरा ख्याल है कि उस तरह जो इकबालियात है या इकबाल का जो विजन था उस तरह अब उसको वो पजीराई नहीं मिल रही जो आज से कम 20 साल पहले अगर बात की जाए, 12, 15, 20 साल पहले वो थी। जब डिजिटल वर्ल्ड में जब से हम दाखिल हुए हैं तो आज की नौजवान नस्ल अगर आप कहें कि वो इकबालियात को पढ़कर अपना मुस्तकबिल का तयन कर रही है, या इकबाल, क्योंकि इकबाल का देखें ना, इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा भी लिखा, मतलब उनकी जो शायरी है उसका कोई एक एंगल तो था ही नहीं, एक पहलू, मतलब वो उनका उसमें बड़ा सबक भी था, बहुत कुछ जिंदगी संवारने के बहुत उन्होंने मतलब तरीके भी बताए कि किस तरह आपने गुजारनी है, और अपनी शायरी के जरिए सारा कुछ है वो बताया। लेकिन आज का पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि वो हम डिलीवर कर सके हैं या नहीं। लेकिन एक चीज माननी होगी कि उन्होंने जो तस्वुर पाकिस्तान इकबाल ने देखा था वो एक अलग मुल्क इसलिए जरूरी था। आज अगर देखें कि पाकिस्तान की आबादी अगर 24 करोड़ है तो भारत में जहां जिससे अलग हुए हम वहां अब हमसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन आज भी मुसलमान 1947 के बाद से लेकर आज तक वो मुसलमान जो है वो अपनी एक आज़ाद शनाख्त या आज भी वहाँ पे एक अक़लियत के तौर पर उनको मुश्किलात का सामना होता है, हम देखते भी हैं। हमारे पास एक इकबाल की शायरी के तौर पर मैं अगर इसको इन अल्फाज को यहाँ पर इस तरह कहूँ कि एक इकबाल की शायरी के तौर पर एक मैनुअल है जिसे हमें ये पढ़कर देख लेना चाहिए था कि किस किस्म का होना चाहिए था हमारा माशरा, तो वो गलत नहीं होगा। नजम साकिब साहब, आज के सवालात। देखिए, आज सिर्फ एक निहायत ज़रूरी सवाल है जी सर, और वो ये है कि जब इकबाल ने ये कहा, तफक्कुर की बात की और उसने कहा सोचा करो, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, क्या कभी सोचा है तुमने वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, वो कौन सा आसमान था जिससे तू जो है वो यानी गिर के टूटा है। तो क्या मेरे ज़रूरी सवाल इंतहाई कि क्या मेरे पाकिस्तान का, हमारे सबके प्यारे पाकिस्तान का जो नौजवान है आज का, क्या उसको ये पता है कि वो किस गर्दों का टूटा हुआ सितारा है। हमारे नाज़रीन फीडबैक देंगे सोशल मीडिया पर इस हवाले से। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।